अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम आईकॉम पार्ट 2 के चैप्टर 2 की डिस्कस करेंगे। ये जो आईकॉम पार्ट 2 का चैप्टर 2 है, ये दरअसल आपके आईसीएस पार्ट 1 का चैप्टर 2 भी है। तो आईसीएस का जो पार्ट 1 की स्टैट है और जो आईकॉम के पार्ट 2 की स्टैट है, ये दरअसल सेम ही है। तो अगर आप आईसीएस से हो और पार्ट 1 के स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए ये सेम स्टैट है। अगर आप आईकॉम के पार्ट 2 से हो तब भी आपके लिए ये सेम स्टैट ही है। ठीक है, चैप्टर भी सेम है, क्वेश्चन भी सारे सेम है। तो आज हम सेकंड चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको बुक से पढ़ने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल ईजी वर्डिंग में नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको फ्री में ये सारे नोट्स सेंड कर दूंगा, इस चैप्टर के भी और बाकी तमाम चैप्टर्स के भी। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है एडिटिंग। एडिटिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एरर्स को और इनएक्यूरेसीज को, मतलब अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। अरे क्या होता है कि अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटी की तरफ अरेंज करके लिखना, ये अरे कहलाता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि उसको डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल हम क्लासें आगे बनाएंगे 1 टू 10, आगे 11 टू 20। तो ये दरअसल हमारी क्या होती हैं? क्लासें होती हैं जो आगे हम बनाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद आ जाता है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ इसकी बेसिस हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक क्या होता है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ऐसी इस तरह की क्लासिफिकेशन जिसमें हम ग्रुप और कैटेगरीज तो बनाएंगे, लेकिन किस बुनियाद पर? क्वालिटी की बुनियाद पर। डेल्टा की क्वालिटी, मतलब डाटा की किसी चीज़ की क्वालिटी की बुनियाद पर हम क्या करेंगे? कोई ना कोई क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वो क्या होगी? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर हम क्वांटिटी की, मिकदार की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो हमारी क्या होगी? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर हम एरिया की बेस पर, जगह की बेस पर, जियोग्राफिक लोकेशन की बेस पर अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमारी कौन सी होगी? जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। और अगर हम क्या कर रहे हैं? टाइम ऑफ अकरेंस, मतलब कब ये चीज़ अकर हुई, कब ये वाकया हुई, तब उसकी बेस पर अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमारा ये क्या होगा? टाइम सीरीज या टेम्पोरल या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। आगे आगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एक होती है वन वे, टू वे और एक मल्टी वे। वन वे क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होती है जिसमें एक खसूसियत की बिना पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसकी सिर्फ हाइट को देख के अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन कर दें, डिफरेंट हाइट्स वाले स्टूडेंट को डिफरेंट क्लासों में डिवाइड कर दें, तो वो क्या होगी? वन करेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन, मतलब वन वे क्लासिफिकेशन कहलाएगी। अगर हम क्या करें कि उनकी दो करेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल हम उनकी हाइट भी और उनके बालों का कलर भी, उनके हेयर्स का कलर भी, अगर हम दो करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? टू वे क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हम उनके बालों का कलर, उनकी हाइट और उसके साथ साथ उनके मार्क्स जितने, जिनके जितने हैं, उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब दो से ज़्यादा अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? मल्टी वे क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद टेबल जो हम बनाते हैं उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले टेबल का एक टाइटल होता है जो बताता है टेबल में किस किस्म का डाटा होगा। उसके बाद हमारी जो रोज़ होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, इनका एक ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनका एक हेडिंग होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? रो कैप्शन। और जो हमारी ये वर्टिकल लाइन है, इनकी हेडिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम कैप्शन। उसके अलावा ये जो सारी बॉडी है, ये हमारी टेबल की बॉडी कहलाती है, जिसमें हम अपना डाटा एंटर करते हैं। प्रीफैक्टरी नोट वो नोट होता है जो टाइटल को एक्सप्लेन करता है। मतलब अगर टाइटल छोटा है और टाइटल को आप मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो आप प्रीफैक्टरी नोट एक इस्तेमाल करते हो। फुट नोट होता है जो टेबल के बिल्कुल नीचे होता है, जो टेबल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। इसकी मिसाल एक आप ले लें। पहले ऐसा होता था कि जो हमें रिजल्ट कार्ड मिलता था, उस पे किसी सब्जेक्ट के मार्क्स से ऊपर स्टार लगा होता था। उसका मतलब होता था कि स्टार लगाकर पास कर दिया, मतलब हमने बच्चे को खुद से पास किए। और उसका जो फुट नोट होता था, वो आपके रिजल्ट कार्ड के नीचे लिखा होता था। तो वो फुट नोट क्या होता था? दरअसल आपकी डाटा की इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती थी, जो आपको टेबल को समझ में देखकर समझ में नहीं आ रही, और आप उसके फुट में जाके उसका मतलब समझते हो। उसके बाद सोर्स नोट क्या होता है? सोर्स नोट वो होता है कि जिससे आपको पता चलता है ये जो डाटा टेबल में दिया गया है, ये लिया कहाँ से गया है। ठीक है।
उसके बाद जो मेन हेडिंग ऑफ रोज होती है, मतलब रो के ऊपर अगर हम कोई हेडिंग दें उसको हम बॉक्स हेड बोलते हैं। और अगर हम क्या कहें दें किसी कॉलम के ऊपर नहीं, रो के ऊपर अगर हम कोई हेडिंग दें उसको हम क्या बोलते हैं, स्टब बोलते हैं। अगर हम कॉलम के ऊपर कोई हेडिंग दें उसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्स हेड बोलते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दरअसल हम अपने डाटा को टेबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, उसकी हम क्लासेस बनाते हैं और हर क्लास के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने 1 लिखा है, तो हमारे पूरे डाटा में जो अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है उसमें पूरे डाटा में ये 1 कितनी दफ़ा आया है, वो दरअसल उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो इस फॉर्म में अगर हम अपने डाटा को लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A tabular arrangement of data where the given data is classified into different classes and the number of items falling in each class is stated। इसका क्या मतलब है कि हम डाटा को किस में क्लासीफाई कर देते हैं, क्लासेस में, और हर क्लास के जितनी दफ़ा वो उसमें नंबर आया उसको हम क्या देते हैं, उसके आगे लिख देते हैं। तो ये दरअसल हमारे की कहलाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट टाइप की भी होती है और कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस टाइप, डिस्क्रीट टाइप में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट पॉइंट क्लासेस बनाते हैं, जैसे ये क्लासेस बनी होती हैं 0 1 2 3। और कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी से हम इंटरवल की फॉर्म में क्या कम बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, मतलब 0 से लेकर 9 तक, फिर 10 से लेकर 19 तक। ये हमारी क्या होती है, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, जो हमारी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हमने पॉइंट क्लासेस यूज़ किया, मतलब हमने इंटरवल कोई नहीं बनाया। जिसमें हम इंटरवल बनाते हैं वो दरअसल हमारी कौन सी होती है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। और साथ हम उसको टैली की फॉर्म में भी उसकी फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, मतलब 0 से 9 तक हमारे कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, और उसको हम नंबर्स की फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3। ये जो टैली मार्क हैं ये आप एक दफ़ा क्या करते, ये 4 अगर आपके हैं तो 4 वैसे लिखोगे, 5वां क्या करोगे, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। इस तरह फिर छठा, 7वां, 8वां, 9वां, और अगर 10वां आया तो फिर इसके ऊपर एक लाइन, फिर आगे 11वां और फिर 12वां। तो ये इस तरह से टैली मार्क हम बनाते हैं। तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल इधर बनाया गया है। 0 से 5 तक इधर नंबर थे, वो मैंने इधर उसी अरेंजमेंट में लिख लिए। 0 इस डाटा में कितनी दफ़ा आया हुआ है, इस डाटा में 2 दफ़ा आया तो मैंने फ्रीक्वेंसी 2 लिख दी है। 1 इस डाटा में 3 दफ़ा आया तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी 3 लिख दी है। 2 3 दफ़ा आया, 3 7 दफ़ा आया, 4 3 दफ़ा आया और 5 2 दफ़ा आया, और इस फ्रीक्वेंसी को इधर टोटल करके लिख दिया। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाते हैं। ये भी उसकी एक मिसाल है। इसमें डाटा 2 से स्टार्ट हो रहा था और 6 पर ख़त्म हो रहा था। जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी वो 2 थी और मैक्सिमम वैल्यू थी 6। तो इसकी मैंने क्लासेस बना ली, उनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी जितनी दफ़ा ये आ रहे थे। उसके बाद ये जो कुछ टर्म यूज़ होती हैं, पहली क्या, क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होती है, दरअसल आपके डाटा में दी गई सबसे लोएस्ट वैल्यू और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपकी क्लास की लिमिट्स कहलाती हैं। क्लास की बाउंड्री क्या है, कि मतलब आपके डाटा की लोएस्ट जो लिमिट है वो अगर इक्वल, अपर लिमिट है वो इक्वल हो अगर नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के, तो वो क्या कहलाती है, क्लास बाउंड्री। मिड वैल्यू क्या होती है, आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम और डिवाइडेड बाय उसकी बाउंड्री। अगर हम उसे डिवाइड करते तो वो क्या आ जाती है, हमारी मिड वैल्यू आ जाती है। क्लास इंटरवल क्या होता है कि अपर क्लास बाउंड्री का और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस, वो हमारा क्लास इंटरवल कहलाता है। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक स्पेसिफिक क्लास में कितने बार एक ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, वो दरअसल आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल बने हुए हैं। इसमें ये क्या है, आपकी क्लास लिमिट्स हैं, इसमें ये लोअर लिमिट है, ये क्या है, अपर लिमिट। इसी तरह इसमें 10 लोअर लिमिट है और 19 क्या है, अपर लिमिट। 20 लोअर लिमिट है, 19 अपर लिमिट है, 30 लोअर लिमिट है और 39 अपर लिमिट है। 0 से 9 में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 7, 10 से 19 में 13, 20 से 19 में 5 और 30 से 39 में 2 वैल्यूज आ रही हैं। इसके ये इधर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इसकी क्लासेस बनानी है जैसे आपको बेटर लगे। मैंने 10 का इंटरवल रखा है, 10 का डिस्टेंस रखा है, 0 से 9 तक 10 नंबर बनते हैं। तो मैंने 10 का डिफरेंस रखा है, अगर आप चाहो तो 5 का रख लो, मतलब 0 से 4 पहले करो, फिर 5 से 10, फिर आगे 11 से आगे 14। तो इस तरह आप ज़्यादा आपकी क्लासेस बन जाएंगी, आपकी 10 क्लासेस बन जाएंगी, और फिर उसी हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपने लिखनी है। तो आप जिस तरह मर्ज़ी चाहो आप क्या बना सकते हो, अपनी क्लासेस या इंटरवल्स बना सकते हो।
इधर एक न्यू कॉन्सेप्ट है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें ये वाले क्लास इंटरवल दिए हों तो हम क्या करें कि ये जो पहली क्लास की अपर लिमिट है इसको हम माइनस कर दें इसमें से नेक्स्ट क्लास की अब लोअर लिमिट में से, तो आंसर क्या आएगा 1। 11 माइनस 10 1 आएगा। 1 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.5। तो 0.5 को अगर हम 3 में माइनस करें और 10 में क्या करें ऐड करें, तो ये हमारी दरअसल क्या बन जाएगी, क्लास बाउंड्री बन जाएगी। 3 में हमने 0.5 को ऐड किया 2.5 बन गया, और मतलब 3 में हमने 0.5 को माइनस किया तो हमारे पास 2.5 आ गया, और 10 में हमने 0.5 को ऐड किया तो हमारे पास 10.5 आ गया। इस तरह हमने इसी को 11 में से 0.5 को माइनस किया तो हमारे पास 10.5 आ गया। 18 में हमने 0.5 को ऐड किया तो हमारे पास 18.5 आ गया। इसी तरह आपने सब में ये सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो ये होता है क्लास बाउंड्रीज को निकालने का तरीका। उसके आगे फ्रीक्वेंसी की मजीद दो टाइप्स आ गई हैं। एक क्या होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जो करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, जो करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उससे प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये हम आगे देखते हैं हम क्या करते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाली है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाली है, किसकी मदद से, फ्रीक्वेंसी टेबल की मदद से। तो ये हमने किस तरह निकाली है, पहले हमने क्या किया है, इस फ्रीक्वेंसी की जितनी भी फ्रीक्वेंसी नीचे थी उन सब का सम निकाला है। सम हमारे पास क्या है, टोटल 45। तो हमने पढ़ा जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल 7 है, उसको हम टोटल क्लास की फ्रीक्वेंसी से, मतलब इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 45, उससे डिवाइड कर देंगे। फिर आगे भी इसी तरह जो करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी है मतलब 13, इसको हम डिवाइड कर दें 45 से, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह आगे 15 को 45 से, फिर 8 को 45 से और 2 को 45 से, तो इस तरह हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी प्लस उसकी प्रीवियस जितनी भी क्लासें गुजर चुकी हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या कहलाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इधर एक ही करंट क्लास है तो उसकी प्रीवियस कोई क्लास नहीं है तो 7 आ गई। इधर जो करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 13 है, इससे प्रीवियस की कितनी है 7, तो 7 प्लस 13 कितनी होगी 20। इसी तरह 35 कैसे आई हमारे पास, जो करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 15 और जो प्रीवियस क्लासेस की फ्रीक्वेंसी थी 13 प्लस 7 20, तो 20 प्लस 15 कितना बन गया 35। तो इसी तरह आगे जो ये 43 आई है ये कैसे आई है, 8 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 17 हमारे पास क्या आ गया 43। उसके बाद 45 कैसे आई है, करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी और पीछे जितनी भी तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसी गुजर चुकी है उन सब का सम दरअसल हमारे पास क्या आई है, ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है। तो जो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी को आप सम से डिवाइड करते जाते हो, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी और उससे पीछे जितनी भी फ्रीक्वेंसी गुजर चुकी है उन सब का अगर सम करके उसके सामने लिख दोगे तो आपकी उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आती है। तो ये जो समीशन एफ है ये दरअसल शो कर रहा है टोटल फ्रीक्वेंसी को। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, उन उन्हीं डेफिनेशन में जो अभी हमने पढ़ी हैं, किसी किसी की मैंने उर्दू भी साथ दी हुई है तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी देख सकते हो, ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिहाज से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो इनको भी अगर आप देखना चाहते हो, ये हमने पीछे पढ़ ली हुई हैं, ये वही बातें हैं, ये इधर मैंने उनका एक खुलासा लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो अपने इम्तिहानात की तैयारी के लिए, आपके पेपर्स भी करीब आ गए हैं, तो आप मुझे जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर आ रहा है आप इस पर मुझसे रब्ता करें, मैं आपको ये तमाम नोट्स फ्री में सेंड कर दूंगा, इस चैप्टर के भी और बाकी तमाम चैप्टर्स के भी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।